Hello everyone, I am CA Ashish Gupta. Today I am discussing the topic of bank reconciliation statement. आगे जानने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जो हमें जानने की ज़रूरत है। एक एक करके हम वो टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है। रिकंसिलिएशन का मतलब है दो चीज़ों को आपस में मिलाना, उन्हें मैच करना। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं और वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, मतलब एक ही टारगेट पे पहुंचने के दो तरीके हैं, लेकिन तब भी उन दोनों तरीकों से हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा। तो उनको मिलाने की कोशिश करना, सेम पास पास लेकर आने की कोशिश करना, दैट इज रिकंसिलिएशन। अब हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं। यहां पर बेसिकली द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस डन बाय द बिजनेस, जो बैंक से रिलेटेड जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस ने करी हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है दो बुक्स में। द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस व्हिच हैज बीन डन बाय द बिजनेस आर रिकॉर्डेड बाय द बिजनेस एंटिटी इन द कैश बुक। एज यू वुड नो, आपको पता होगा कि हम जितनी भी हमारी कैश बैंक और कैश डिस्काउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सो द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हम उसको अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं और साइमल्टेनियसली हमारी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमारा बैंक भी रिकॉर्ड करता है। किसी भी कस्टमर ने कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करी हैं, उनको बैंक्स भी रिकॉर्ड करके रखते हैं और वो जिस बुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं उस बुक का नाम होता है पासबुक, और आप उसे बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करी हैं उनको हमने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया है, और जो हमी ने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करी हैं उनको बैंक ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से पासबुक में रिकॉर्ड किया है। सो ऐसा कई बार होता है कि हमारी कैश बुक में और बैंक की पासबुक में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो डिफरेंसेस क्यों आते हैं और कौन से आते हैं वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is a statement which is prepared by the business entity to find out the reasons of those differences between these two books, cash book and the passbook, and to cancel those differences, to bring the balance together of both the books, cash book and passbook. जैसे कि हमारी कैश बुक में ये आ रहा है कि हमारे पास बैंक में 14 लाख रुपीस पड़े हैं, बट द पासबुक इज सेइंग कि हमारे पास सिर्फ 10 लाख रुपीस पड़े हैं। तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि वो 4 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है, और उस 4 लाख के डिफरेंस को हम कैंसिल करना चाहते हैं। तो जस्ट फॉर अ सेटिस्फैक्शन वॉलंटरीली हम लोग ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सो प्रिपेयरिंग दिस स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर अकाउंटिंग प्रोसेस। हम ये कह सकते हैं कि द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ द कैश बुक, एज क्योंकि कैश बुक बनाई, फिर ये देखा कि डिफरेंस आ रहा है, तो कैश बुक के साथ ही एक बीआरएस भी बना लिया, तो ये कहा जा सकता है कि बीआरएस कैश बुक का ही पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बैंक रिकंसिलिएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्टेटमेंट है जो कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के बीच में डिफरेंसेस देता है।
तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कैश बुक ना बोले, प्रॉपर कैश बुक का बैंक कॉलम बोले। और बीआरएस हमारी अकाउंटिंग का कोई पार्ट नहीं है, जब हम सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए हम इसको बना रहे हैं। एक बात और, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट एक डेट पे बनाई जाती है। ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं जो हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को मेजरली दो पार्ट्स में बांटा गया है। वन इज टाइमिंग डिफरेंस एंड द अदर्स आर कॉल्ड एज अदर डिफरेंसेस। व्हाट्स द टाइमिंग डिफरेंस? बेसिकली मैंने जैसे अभी अभी बोला कि कैश बुक में जो हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, दीज आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड पासबुक में जो रिकॉर्डिंग होती है वो बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होती है। So there are various cases where the timing of the recording is different in the cash book and the passbook. For example, जैसे I have deposited a check into the bank. So as you would know कि हमारी बिजनेस में जो रिकॉर्डिंग होती है वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में होती है, दैट मीन्स डेट वाइज। तो जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट करा, हमने तो अपनी कैश बुक में उसी दिन अपना बैलेंस बढ़ा लिया, उसी दिन हमने एंट्री कर ली कि आवर अकाउंट हैज बीन इंक्रीज्ड। बट ये भी आपको जानकारी होगी कि बैंक हमेशा चेक को क्लियर करने में मिनिमम 2 से 3 दिन लगाता है, क्योंकि उनका एक अपना प्रोसीजर होता है। उनको दूसरे बैंक में उस चेक को कंफर्म करना होता है, सारे चेक की डिटेल्स को क्लैरिफाई करना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डिपॉजिटेड अ चेक ऑन 29 मार्च 2014। सो मैंने तो अपनी कैश बुक में जो एंट्री है वो 29 मार्च 2014 को ही कर ली होगी, बट द चेक हैज बीन क्लियर्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। अराउंड 3 दिन बाद हमारा चेक क्लियर होता है। सो इफ आई एम चेकिंग आउट माई बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015 ऑन दिस पर्टिकुलर डेट विच इज अ फाइनेंशियल ईयर एंड, सो मेरा बैंक बैलेंस में जरूर डिफरेंस आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू माई बैंक स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू माई कैश बुक। सो ऑन अ पर्टिकुलर डेट कुछ डिफरेंसेस अराइज होते हैं जिनको मैंने टाइमिंग डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्डिंग का टाइम अलग अलग है। मैंने तो एंट्री उसी दिन कर ली जिस दिन मैंने चेक डिपॉजिट कराया, बट बैंक ने एंट्री उस दिन करी जिस दिन वो चेक क्लियर हुआ। देयर आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ द टाइमिंग डिफरेंसेस। ऐसे ही वी हैव इशूड द चेक, वी हैव मेड द पेमेंट टू समवन एल्स बाय चेक, but the check has not been yet cleared or presented for the payment by the bank. सेम रीजन है, क्योंकि बैंक 2 से 3 दिन लेता है। तो मैंने 31 मार्च को एक चेक इशू किया, लेकिन उन्होंने उसको 2 अप्रैल को क्लियर किया, तो मेरा तो 31 मार्च को बैंक बैलेंस कम हो चुका होगा अकॉर्डिंग टू कैश बुक, बट अकॉर्डिंग टू पासबुक नथिंग हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक। There may be some other differences also. कुछ ऐसी भी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो डायरेक्टली बैंक ने ही कर दी और उसकी जानकारी हमें फॉर द टाइम बीइंग नहीं है, या वो जानकारी हमें तब मिलती है जब हम अपने बैंक में विजिट करते हैं और अपनी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट को फिल करवाते हैं, तब हमें पता लगती है। एग्जाम्पल्स जैसे कि बैंक चार्जेस। कुछ बैंक के चार्जेस हमारे पासबुक ने, हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट में से डिडक्ट किए हैं। अब इसकी जानकारी हमें तब तक नहीं मिलती जब तक हम पासबुक नहीं भरवाते। सो ऑन दी पर्टिकुलर डेट्स
वो डिफरेंस आ रहा होगा कैश बुक में और पासबुक में, क्योंकि पासबुक में तो बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट में से डिडक्ट हुए हैं, लेकिन कैश बुक में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही उन्होंने कोई इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया है, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट बैंक ने हमारे अकाउंट में डाला है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो कैश बुक में वो इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ होगा और पासबुक में वो इंटरेस्ट ऐड हो चुका होगा। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि हमने अपनी बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि ऑन दिस पर्टिकुलर डेट आप हमारे बिहाफ पे ये पेमेंट कर देना। ज्यादातर ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम के केसेस में होता है कि वी हैव इंस्ट्रक्टेड टू आवर बैंक कि ऑन 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर आप हमारा बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट कर देना विदाउट आस्किंग अस, बिकॉज हमने पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे रखी है। अब जनरली क्या होता है, बैंक ने तो उस दिन पेमेंट कर दी तो उन्होंने हमारा अकाउंट डिडक्ट कर दिया, बट हम अपनी कैश बुक में वो एंट्री हमने नहीं करी या एंट्री वो हम करना भूल गए, तो इसलिए डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही द डायरेक्ट रिसिप्ट टू आवर बैंक फ्रॉम एनी ऑफ आवर कस्टमर और एनी अदर इनकम। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी एबीसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एबीसी कंपनी ने डायरेक्टली हमारा डिविडेंड हमारे बैंक में क्रेडिट कर दिया, सो हमारी पासबुक तो उतने डिविडेंड अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन क्योंकि कैश बुक को नहीं पता तो कैश बुक उतने अमाउंट से इंक्रीज नहीं हो पाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट दी अदर डिफरेंसेस। तो बेसिकली द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रीटमेंट डन बाय द cash book and the treatment done by the passbook are called as timing differences. Now other differences, basically any mistake, any clerical mistake done in the cash book are called as other differences. For example, कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, हम रिकॉर्ड करना भूल गए, कुछ और गलतियां हो गई, हमने कैश बुक में किसी ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, कोई गलत अमाउंट डाला, टोटलिंग गलत हो गई, ये सारे जो एरर्स हैं, जो कैश बुक में जो एरर्स किए गए हैं, दे हैव बीन कॉल्ड एज द अदर डिफरेंसेस। नाउ जैसे कि मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि कैश बुक हमारे अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बनती है और पासबुक बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बनती है। तो अब हम वो कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स, हमारे जो अकाउंट्स के बैलेंसेस हैं वो डेबिट और क्रेडिट होते हैं। द कैश बुक, एज यू वुड नो, कैश इज अ रियल अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट ऑल द असेट्स विच आर पॉजिटिव इन आवर बुक्स आर डेबिटेड, दे हैव डेबिट बैलेंस, और अगर कुछ नेगेटिव है तो वो क्रेडिट बैलेंस है। तो इसी तरीके से अगर हमारा कैश बुक का बैंक बैलेंस फेवरेबल है या पॉजिटिव बैलेंस है, दैट मीन्स वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश इन आवर बैंक, दैट मीन्स हमारे कैश बुक का वो डेबिट बैलेंस है। और अगर हमारा अनफेवरेबल बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, या टेक्निकली कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट है हमारे बैंक में, देन वी विल से कि हमारी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। नाउ वी टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ द बैंक। बैंक बेसिकली हमारे कैश बुक के पूरा अपोजिट होता है। दैट मीन्स अगर अनफेवरेबल, नेगेटिव या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू पासबुक इट इज डेबिट बैलेंस। एंड अगर पॉजिटिव है या फेवरेबल है, वी हैव कैश इन आवर बैंक, सो अकॉर्डिंग टू पासबुक देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस। आपने भी अपनी पासबुक में ये नोट किया होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड होती है विच इज कॉल्ड एज अ डेबिट साइड, वो हमेशा विड्रॉल्स की होती है, यानी कि पैसा निकलने की, और जो क्रेडिट साइड होती है राइट हैंड साइड, वो हमेशा पैसा डलने की होती है, डिपॉजिट्स की साइड होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि रिकंसिलेशन करने का तरीका।
होता क्या है, किस तरीके से जो बैंक, जो बिजनेस एंटिटीज है वो अपना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के दो तरीके हो सकते हैं, बाय प्रिपेयरिंग द कैश एडजस्टेड कैश बुक ऑल्सो एंड द अदर वन इज विदाउट प्रिपेयरिंग द एडजस्टेड कैश बुक ऑल्सो। इन दोनों में मैं आपको बता देता हूं कि इसका डिफरेंस क्या है। बेसिकली इफ वी आर नॉट प्रिपेयरिंग एनी एडजस्टेड कैश बुक, देन द बोथ द डिफरेंसेस, टाइमिंग डिफरेंसेस एंड द अदर डिफरेंसेस, all the differences are nullified in the bank reconciliation statement. And if we are preparing the adjusted cash book, then जो मैंने आपको अदर डिफरेंसेस बताए थे, जितनी भी गलतियां आपने कैश बुक बनाने में करी है, उनको पहले आप कैश बुक दोबारा बना के ठीक करते हो और फिर जो रेक्टिफाइड बैलेंस आता है उससे आप अपने बाकी डिफरेंसेस डीआरएस में ठीक करते हो। सो बेसिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग द एडजस्टेड कैश बुक, द अदर कैश बुक मिस्टेक्स आर रेक्टिफाइड इन द एडजस्टेड कैश बुक and the remaining timing differences are rectified in the BRS. So there are two techniques of reconciliation. If we are preparing BRS, some कुछ basic concepts है, कुछ basic techniques है, crux है जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप BRS बना रहे हैं तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आप दो बुक्स के बैलेंस को मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स आप इस स्टेटमेंट की शुरुआत किसी भी बुक से कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत कैश बुक के बैलेंस से करी है तो आपको पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, और अगर आपने पासबुक के बैलेंस से शुरुआत करी है तो आपको कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचना है। चलिए, आपने अपने डिफरेंसेस को नलिफाई करना है। दैट मीन्स कोई चीज अगर प्लस हो रखी है तो अब आपने उसको चेंज करके माइनस करना है, और कोई चीज माइनस हो रखी है तो आपने उसको चेंज करके प्लस करना है। सो आपको कुछ एक बेसिक सी बात रिकंसिलेशन में जानने की जरूरत है कि जितने भी आपने चेंजेस करने हैं या फिर ये जो भी आपने कैंसिलेशंस करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, दिस इज टू बी डन इन द बुक फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड। ये उस बुक में चेंजेस करने हैं जिससे हमने स्टार्ट किया है। जैसे कि अगर हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो चेंजेस हमें कैश बुक में करने हैं, बट दीज चेंजेस हैव टू बी डन कीपिंग इन द माइंड दैट द ट्रीटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैज बीन डन इन द अदर बुक ऑल्सो। सो हमने दूसरी बुक में उसी चीज का क्या ट्रीटमेंट किया है ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी चीज को मैं एक एग्जाम्पल से डिस्कस करना चाहूंगा। पहले तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में डिस्कस करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने 30,000 का एक चेक अपने बैंक में डिपॉजिट कराया। तो जिस दिन हमने चेक डिपॉजिट कराया हमने अपनी कैश बुक में उसी दिन एंट्री कर ली होगी। सो आवर कैश बुक वुड हैव इंक्रीज्ड, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सो पासबुक में अभी तक वो बैलेंस हमारा बड़ा नहीं होगा। तो ऑन अ पर्टिकुलर डेट कैश बुक हैव बीन इंक्रीज्ड एंड पासबुक इज डिक्रीज्ड। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है। तो अब अगर हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो हमें कैश बुक को पासबुक के पास लेकर आना है, तो कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड है। कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, तो कैश बुक को पासबुक के पास लाने के लिए कैश बुक को कम करना पड़ेगा। तो यही एक बेसिक क्रक्स है जो मैंने अभी आपको बताया कि चेंजेस आपको उस बुक में करने हैं जिससे आपने स्टार्ट किया है, लेकिन उसके हिसाब से करने हैं कि दूसरी बुक में क्या हो रखा है। चलिए, अब हम एक कंप्लीट इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। देखिए, इफ द डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक एज ऑन 31st December 2014 is ₹65,000. डेबिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव,
बैलेंस है, यानी आपकी कैश बुक में 31 दिसंबर 2014 को 65,000 रुपीज हैं। चलिए अब कुछ ट्रांजैक्शंस देखते हैं जिनकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। 15,000 का चेक हमने अपनी बैंक में डाला हुआ है, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अभी तक का मतलब जो डेट मैंने आपको बताई है 31 दिसंबर 2014, 15,000 का चेक डाला है, लेकिन 31 दिसंबर 2014 तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12,000 का चेक वॉज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब भी सेम ही है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बैंक चार्जेस ऑफ ₹150 वॉज डेबिटेड। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है डेबिटेड। जैसे मैंने बताया था कि पासबुक के रूल्स के हिसाब से हमारे अकाउंट में से पैसे कम होना इज डेबिट करना, तो बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट के बैलेंस को कम करते हैं, इसलिए डेबिटेड वर्ड यूज है। बैंक इंटरेस्ट ऑफ 16,000 was credited to our account and a dividend of 2,000 was received by the bank from the ABC company। चलिए आप देखते हैं कि इसका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा। एक चीज मैं पहले ही बता दूं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की शुरुआत होगी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हमें वही दे रखा है। और अगर हमने कैश बुक से शुरुआत करनी है तो हमारा टारगेट होगा पासबुक के पास पहुंचना। तो पासबुक में क्या क्या नहीं हो रखा है या क्या डिफरेंटली हो रखा है वो हमको देखना होगा। देखिए हमने कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया 65,000। अब मैं एक एक करके उन चीजों को डिस्कस करता हूं। सबसे पहले था कि हमने चेक डिपॉजिट किया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो चेक हमने डिपॉजिट किया तो हमारी कैश बुक तो इंक्रीज्ड है, बढ़ी हुई है, लेकिन अभी तक बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया है, तो पासबुक कम है। कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, तो कैश बुक को पासबुक के करीब लाना है, तो कैश बुक से भी वो ट्रांजैक्शन को लेस करना पड़ेगा। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वाज कि हमने चेक इशू किया, लेकिन अभी तक वो चेक बैंक ने क्लियर नहीं किया। जब मैंने चेक इशू किया तो कैश बुक में से तो वो अमाउंट डिडक्ट कर दिया गया है, लेकिन पासबुक ने अभी तक वो डिडक्ट नहीं किया। दैट मीन्स कैश बुक कम है, पासबुक बढ़ी हुई है, तो कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाना है, तो कैश बुक में उस अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। सो 15,000 हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक एंड 12,000 हैज बीन एडेड टू द कैश बुक। नाउ बैंक ने हमारे बैंक चार्जेस अकाउंट में से डिडक्ट करे। सो पासबुक में से बैंक चार्जेस डिडक्ट है तो पासबुक कम है। कैश बुक को पता ही नहीं है तो कैश बुक ने डिडक्ट नहीं किए, तो कैश बुक बढ़ी हुई है और पासबुक कम है। अगेन कैश बुक को पासबुक के करीब लाना है तो हमें कैश बुक को लेस करना पड़ेगा। नाउ द बैंक इंटरेस्ट ऑफ 1,600 हैव बीन एडेड टू आवर अकाउंट। पासबुक ने हमारे अकाउंट में 1,600 रुपए ऐड करे हैं, लेकिन कैश बुक ने नहीं करे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। सो अब वो 1,600 कैश बुक ऐड कर देगा पासबुक के बराबर आने के लिए। सिमिलर मैनर में हमें डिविडेंड इनकम मिला है, जो बैंक ने तो ऐड कर लिया लेकिन कैश बुक ने ऐड नहीं किया, तो अगेन कैश बुक उसको ऐड कर लेगा पासबुक के करीब आने के लिए। सो ओवरऑल अगर क्रक्स देखा जाए तो हमने किया क्या है, जो ट्रांजैक्शन दूसरी बुक में डिफरेंटली हुई है हमें उसका ट्रीटमेंट रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपना चेक ऐड कर दिया था लेकिन उन्होंने नहीं किया था, तो हमने दोबारा माइनस कर दिया। और जो ट्रांजैक्शंस हमने अपनी बुक में नहीं की है वो ट्रांजैक्शंस को हमें अपनी बुक में कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल पासबुक में हमारा बैंक इंटरेस्ट ऐड था लेकिन हमने कुछ नहीं कर रखा था, तो हमने भी ऐड कर लिया। सो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का।
तो कुछ इस तरीके से आपने रिकंसिलेशन करनी है। ओवरऑल आपको वही बात अपने दिमाग में ध्यान रखनी है कि चेंजेस उस बुक में करने हैं जिससे आपने स्टार्ट किया है, और आना आपको दूसरी बुक में है तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरी बुक में इस ट्रांजैक्शन का क्या ट्रीटमेंट हुआ है। इस क्वेश्चन में मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अल्टीमेटली हमारा पॉजिटिव बैलेंस आया है 65,450 का, एंड अकॉर्डिंग टू पासबुक द पॉजिटिव बैलेंस मींस द क्रेडिट बैलेंस। सो देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ 65,450। चलिए, इसी के बारे में कुछ नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं जो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द कैश बुक एंड वी हैव टू गो टू द पासबुक। हर आइटम की एक एक्सप्लेनेशन हैज बीन गिवन कि क्यों वो प्लस किया गया है और क्यों उसे माइनस किया गया है। चलिए, ultimately after nullifying all the changes we have arrived to the positive balance as per the passbook. So there are some objective questions has been given for the purpose of CA CPT and CS foundation students. First question, a bank reconciliation statement is prepared to know the causes for the differences between, हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं किन दो चीजों के बीच में डिफरेंस देखने के लिए, बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द पासबुक, बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड द बैलेंसेस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, और नन ऑफ द अबव। सो इसमें अगर आप चारों ऑप्शंस को ढंग से एनालाइज करें तो हमारा आंसर है बी। दैट मीन्स हम कैश बुक की बैंक कॉलम और पासबुक को आपस में रिकंसाइल करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 2000, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 100, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 150, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 50, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड 50, व्हाट विल बी द बैलेंस एज पर द पासबुक। जैसे कि हमने 2000 के बैलेंस से स्टार्ट किया है, डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, हमने चेक जमा कराया लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, दैट मीन्स कैश बुक बड़ी हुई होगी और पासबुक में कम होगी, पासबुक में एंट्री नहीं हो रखी, सो कैश बुक को भी हम 100 से डिडक्ट कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने अपनी कैश बुक को डिडक्ट कर रखा है 150 से, लेकिन पासबुक ने नहीं कर रखा, तो 150 को हम दोबारा ऐड कर देंगे। बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो पासबुक ऐड है, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ तो कैश बुक को अगेन ऐड कर देंगे। बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया 50 का, तो पासबुक ऐड है, एंड अगेन कैश बुक ने कुछ नहीं किया तो कैश बुक को भी ऐड कर देंगे। सो 100 इज टू बी डिडक्टेड, 150 is to be added, 50 is to be added, and again the bank dividend of 50 is to be added. So 2000 minus 100 is 1900, 1900 plus 150, 2050, 2050 plus 50, 2100, and 2100 plus 50, 2150. So the answer is D part, that is the passbook will have the credit balance, the positive credit balance of the rupees 2150. Third question is, under bank reconciliation statement while adjusting the cash book, जैसे कि मैंने बताया था कि कैश बुक से जुड़े सारी क्लैरिकल मिस्टेक्स हम कैश बुक बनाकर ही ठीक करेंगे। सो द ऑप्शंस आर, all the errors and omissions in the cash book are taken into consideration, all the errors and omissions in the passbook are taken into consideration, delays in recording in the passbook due to difference in timing are taken into consideration, or D part, all of the above.
बी पार्ट ये कहता है कि पासबुक की गलतियों को कंसिडर करेंगे। सी पार्ट ये कहता है कि टाइमिंग डिफरेंस को कंसिडर करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि सिर्फ कैश बुक में की गई गलतियों को हम अपनी कैश बुक में ठीक करेंगे। तो ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट था, जिसमें ओवरऑल मैंने ये बताया कि वी हैव टू reconcile the bank balance as per the cash book bank column and the passbook because of the different treatments done by both the books. Thanks for watching the video, and for any further queries or classes you can contact CA Ashish Gupta. Thank you.